नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के वीकली कंपाइलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम अगस्त महीने के अंतर्गत खास तौर पे जो दूसरा सप्ताह है और जो तीसरा सप्ताह है, इनमें जो महत्वपूर्ण जो न्यूज़ थी, जिनमें महत्वपूर्ण जो प्लेसेस थे जो चर्चाओं में थे, उन पर हम बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि यदि उन पर प्रश्न बनता है तो प्रश्न कैसे बनेगा, और उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन सी न्यूज़ है और उनके कौन से प्लेसेस हैं। तो इसमें जो पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं वुलर लेक से। जो वुलर झील है ये चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? तो इसके चर्चा में होने के पीछे कारण है प्रिवेंट सिल्टेशन ऑफ वुलर लेक। ये कहा जा रहा है कि जो वुलर झील है इसमें गाद की जो समस्या है, जो सिल्टेशन की समस्या है, ये एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बनती जा रही है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि झील में जो क्षरण हो रहा है, जो इसका ह्रास हो रहा है, उसकी तुलना में इस झील के जो संरक्षण की बात करें तो उसकी जो दर है, उसकी जो गति है वो धीमी है, और गाद के प्रवेश के रोकने के लिए जल ग्रहण क्षेत्र का उपचार करना आवश्यक है। इस कारण से क्या है, अगर बात करें तो ये झील चर्चाओं में है। इसके साथ अगर बात करें तो अपने देश में यानी भारत में कई सारी झीलें हैं। उन्हीं में से एक वुलर झील है। अगर सामान्य तौर पे अगर हम वुलर झील की बात करें तो जो झील होती है वो एक सतही जल निकाय होता है जो भूमि से घिरा होता है। और सामान्य तौर पे जो झीलें होती हैं उनके लिए जो नदियां हैं, ये झीलों के लिए एक तरह से आउटलेट और इनलेट की तरह काम करते हैं। यानी झील नदियों से पानी लेती है या फिर पानी के स्रोत के रूप में कार्य करती है। और अपने देश में भारत में देखेंगे तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन इन झीलों के जो प्रकार हैं, जो विशेषताएं हैं, वो एक दूसरे से भिन्न हैं। और इसी आधार पर अगर बात करें तो अपने देश में कई प्रकार की झीलें हैं, जैसे मीठे जल की झीलें हैं, खारे जल की झीलें हैं, प्राकृतिक झीलें हैं, कुछ मैन मेड यानी कृत्रिम झीलें हैं, कुछ ऑक्सबो झीलें हैं जो नदी के जमाव के द्वारा निर्मित होती हैं, कुछ क्रेटर झीलें हैं जो ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण निर्मित होती हैं। तो इस तरह से क्या है कि अपने देश में बहुत सारी झीलें हैं। उनमें से एक झील आपको देखने को मिलेगी वुलर झील, जो इस समय चर्चाओं में है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम वुलर झील की बात कर ले थोड़ा सा, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं तथ्य है। दूसरी बात करें तो एशिया की ये दूसरी सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। दोनों बातें देख लीजिए, भारत में सबसे बड़े फ्रेश वाटर लेक है और एशिया में सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये जो झील है ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। यानी जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो यहीं पर जो बांदीपुर जिला है, कौन सा जिला? बांदीपुर जिला। बांदीपुर जिला में जाएंगे तो ये झील आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें कि आखिर इस झील को जो जल की आपूर्ति होती है वो किस नदी से होती है, तो यहाँ पर आपको झेलम नदी देखने को मिलेगी। कौन सी नदी? झेलम नदी। वो क्या है कि इसके लिए वाटर सोर्स का काम करती है। ये जो झील है ये हरामुख पर्वत की तलहटी में अवस्थित है। और दूसरी अगर बात करें तो यह कुल 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसका जो क्षेत्रफल भी है वो ठीक ठाक है। और इसके साथ अगर बात करें कि ये जो वुलर झील है इसकी जो कह सके इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो निर्माण हुआ है वो किस तरह से हुआ है, तो ये जो बेसिन है, ये जो झील है, ये टेक्टोनिक जो मूवमेंट होते हैं, जो विवर्तन की प्रक्रिया होती हैं, उसी के परिणाम स्वरूप इस झील का निर्माण हुआ है। यही नहीं, इस झील के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो सतीसर झील है उसी का ये अवशेष है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो सतीसर झील है उसका ये अवशेष के रूप में इस समय जो वुलर झील है वो अवस्थित है। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप भी आपको देखने को मिलेगा। नाम क्या है? जैन लंग। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस द्वीप का निर्माण राजा जैनुल अबिदीन ने करवाया था। ये इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जा सकता है। 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। यह क्षेत्र पक्षियों के शीतकालीन प्रवास और प्रजनन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। झील के आसपास देखे जाने वाले स्थलीय पक्षियों में काले कान वाले जो चील हैं, यूरेशियन स्पैरो हैं, हाक है, साटोड ईगल है,
हिमालय गोल्डन ईगल है और हिमालय जो मोनाल है, ये सभी शामिल है। और ये जो झील क्षेत्र है, खास तौर पे इसकी बात करें तो ये मछलियों के लिए खास तौर पे एक महत्वपूर्ण हैबिटेट है, एक आवास है। और राज्य के कुल मछली उत्पादन में इसका जो योगदान है आप देख सकते हैं 60% से भी अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में जो मछलियों का उत्पादन होता है, उन उत्पादन में क्या है कि आधे से अधिक जो उत्पादन है वो केवल बुलर झील देती है। तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आर्थिक स्रोत है, खास तौर पे अगर हम मछलियों के संदर्भ में देखें तो उसमें क्या है कि बुलर झील का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब इस चर्चा पर यानी ये बुलर झील से संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, बुलर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसे जैनलंग कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तीसरा है, झील बेसिन टेक्टोनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बन गई थी। और कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो इस तरह से हमने देख लिया प्रश्न के बारे में। अगला जो न्यूज़ है जिसके संदर्भ में अगर बात करें तो रामसर स्थलों की सूची में भारत के 3 और स्थल शामिल हो गए हैं। और इस कारण से ये जो 3 रामसर स्थल नए ऐड हुए हैं ये चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि इंडिया एडेड 3 न्यू रामसर साइट्स, व्हाट्स आर वेटलैंड्स, व्हाई डू दे मैटर फॉर द इन्वायरमेंट। इस कारण से क्या है कि ये जो प्लेसेस हैं ये चर्चाओं में है। बात करें तो हाल ही में रामसर स्थलों की जो सूची है उसमें भारत के 3 स्थल शामिल कर लिए गए हैं। ये जो तीनों स्थल हैं ये देश के जो अलग अलग राज्य हैं, खास तौर पे इसमें 2 जो आपको देखने को मिलेगा वो है तमिलनाडु से। तमिलनाडु का एक क्या है, नंजरायन जो पक्षी अभयारण्य है वो शामिल है। तो पहला क्या है कि तमिलनाडु से है। उसके अलावा क्या है कि वही तमिलनाडु का ही एक और पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है काजू वैली। और तीसरा जो है वो उसका संबंध एमपी से है। एमपी का जो तवा जलाशय है उसे भी क्या है कि रामसर स्थल के अंतर्गत शामिल करने की बात हुई है। तो अब इसके बाद क्या है कि जब भारत के अब 3 रामसर ऐसे प्लेस जो रामसर के अंतर्गत शामिल होंगे तो अब भारत में कुल जो रामसर स्थलों की संख्या है वो पहुंच जाएगी आपकी 85। इस कारण से क्या है कि ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ये नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि अब वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 85 हो चुकी है। भारत में रामसर स्थलों की जो सर्वाधिक संख्या है वो किस राज्य में है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए अभी हाल में तमिलनाडु से क्या है कि 2 प्लेस जुड़े हैं और अब ये 2 प्लेस जुड़ने के साथ पहले 16 थे अब 2 जुड़ गए। तो अब तमिलनाडु में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 18 हो चुकी है। इसके बाद क्या है कि अभी हाल में यूपी का स्टेट पीसीएस एग्जाम होने वाला है। तो जानिए कि भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है अगर राज्यवार देखें तो पहले नंबर पे तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पे कौन आता है तो यूपी का स्थान आता है। यूपी में कुल 10 रामसर स्थल है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अभी हाल में ऐसे रामसर प्लेस चर्चा में है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि आखिर देश में यूपी में जो रामसर स्थलों की नंबर की बात है उस दृष्टिकोण से यूपी का कौन सा स्थान है। तो दूसरे स्थान पे है, नंबर भी पूछ सकता है। तो यूपी में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है वो 10 है। इसके साथ अगर बात कर ले जो अभी 3 जो ये प्लेसेस जुड़े हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो है वो नंजरायन पक्षी अभयारण्य है। आप पहले ही जानते हैं ये तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से ये संबंधित है। खास तौर पे ये उथली झील है, छिछली झील है और राजा नंजरायण के द्वारा इसका मरम्मत और जीर्णोद्धार कराने के कारण इसका नाम इनके नाम पर पड़ गया था। अगर इसके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो विभिन्न जो स्पेसीज़ के जो बर्ड्स हैं उनके लिए खास तौर पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही क्या है मध्य एशियाई फ्लाईवे से आने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कुछ पक्षी जीवों की बात करें तो जो यूरेशियन कूट है, स्पॉट बिल्ड डक है और विभिन्न जो बगुले हैं ऐसे प्रजातियों का ये खास तौर पे निवास स्थल है। इस कारण से ये चर्चा में है। दूसरा जो अभयारण्य है वो है कजू वैली। इसका भी संबंध तमिलनाडु से है। किस जिले से है तो बिल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है। इसका अगर पारिस्थितिकी महत्व की बात करें तो नमक, दलदल, कीचड़ और उथले पानी के साथ खारे पानी का ये आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। दूसरी बात करें तो वनस्पति और जीव ब्लैक हेडेड आइबिस और ग्रेटर फ्लेमिंग ऐसे जो लिप्त
प्राय जो प्रजातियां हैं उनके लिए खास तौर पे ये विशेष क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मैंग्रोव, पेच और रीड बेड इस क्षेत्र पर हावी हैं। इसके साथ ये जो झील है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड्स जो हैं उनमें से ये एक है। इसका क्षेत्रफल भी ठीक ठाक है, 5151 हेक्टेयर में फैला हुआ है और वर्ष 2021 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ यह मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है, तो ये भी आप जानते होंगे कि आखिर जो एशियाई फ्लाईवे है वो है क्या, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। तीसरा जो प्लेस है जो हाल में जुड़ा है, जिसके बाद अब भारत में 85 ऐसे प्लेसेस हो गए हैं, तो तीसरा का जो संबंध है वो एमपी से है। एमपी में जाएंगे तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर तवा और देनवा नदियों के संगम पर ये निर्मित है। पारिस्थितिकी अगर इसके महत्व की बात करें तो इसका जो महत्व है वो सिंचाई, पीने का जो जल है उस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मत्स्य के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है, प्रवासी पक्षियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अगर इसके कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिम सीमा बनाता है। तो ये इसके लोकेशन की बात हो गई। यहाँ पर जो तवा नदी है जो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसकी लंबाई भी देख लीजिए 172 किलोमीटर है जो महादेव पहाड़ी से निकलती है। तो ये सारे फैक्ट आपसे जुड़े हुए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये फिर बैतूल जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो ये हमने देख लिया कि 3 जो स्थल जुड़े हैं उनके बारे में देख लिया। इन पर एक प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है, तवा जलाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, तवा जलाशय का निर्माण तवा और देनवा नदियों के संगम पर किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मध्य प्रदेश में इटारसी के पास अवस्थित है। तीसरा है, यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर अवस्थित है। पूछा जा रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमने इस पर प्रश्न देख लिया। अब अगले प्लेस की बात कर लेते हैं। अगला जो प्लेस है वो अमराबाद टाइगर रिजर्व है जो ATR है, ये चर्चाओं में है। बात करें क्यों चर्चाओं में है, तो गवर्नमेंट ओकेज रीलोकेशन ऑफ 4 विलेज फ्रॉम विद इन अमराबाद टाइगर रिजर्व। ये न्यूज है कि सरकार ने अमराबाद टाइगर रिजर्व में 4 गांवों के स्थानांतरण की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कारण से क्या है कि एक बार फिर से जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये चर्चाओं में बना हुआ है। तो थोड़ा सा इस टाइगर रिजर्व के बारे में भी देख लेंगे। तो देखिए, अगर हम बात कर ले अमराबाद टाइगर रिजर्व, इसको ATR इसके शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके अवस्थिति की बात करें तो इसके अवस्थिति का जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो ये तेलंगाना राज्य में अवस्थित है और ख़ास तौर पे तेलंगाना के दक्षिण भाग में। ये देखिए, इसके साउदर्न पार्ट में जाएंगे तो यहीं पर क्या है कि नागर कुरनूल एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, नल जो कोंडा डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। किसका? अमराबाद टाइगर रिजर्व का। इसके साथ अगर बात करें कि जो ATR है यानी अमराबाद टाइगर जो रिजर्व है, ये नल्ला माला जो फॉरेस्ट एरिया है उसके क्षेत्र को कवर करता है, जो पूर्वी घाट के श्रृंखला का हिस्सा भी है। और अगर इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग क्या है कि 2611 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। तो ठीक ठाक इसका एक एरिया है। यह जो कोर क्षेत्र है खास तौर पे वो सबसे बड़ा कह सकते हैं बाघ अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, इससे पहले अगर हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पहले ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट था। बाद में जब राज्य विभाजन हुआ और रिजर्व उत्तरी भाग तेलंगाना राज्य के पास चला गया, तब इसका नाम बदलकर अमराबाद टाइगर रिजर्व कर दिया गया। इससे जुड़े हुए स्टेटमेंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दक्षिणी भाग जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ NSTR बना हुआ है। और चेचू जनजाति, देखिए यहाँ पर एक खास ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? चेचू जनजाति ATR में रहने वाली सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपसे पूछ सकता है कि जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है वहाँ पर खास तौर पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक जनसंख्या वाली कौन सी ट्राइब्स है, तो ये क्या है कि चेचू जो जनजाति है वो आपको देखने को मिल सकती है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो लगभग इसके 1/3 भाग में जाएंगे तो घनी ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगी और इसके लगभग 20% क्षेत्र में ये पूरी तरह से क्या है फैली हुई है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये क्यों चर्चाओं में है और इसके बारे में भी हमने देख लिया। अब इसकी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है,
पहले ये नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का ही पार्ट था, हिस्सा था। दूसरा स्टेटमेंट है, चेंचू जनजाति एटीआर में रहने वाली प्रमुख जनजाति समुदायों में से एक है। और तीसरा कथन है, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध जैसे प्रमुख जलाशयों को कृष्णा नदी और एटीआर से निकलने वाली इसकी कई 12 मासी धाराओं से पानी मिलता है। ये पूछा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है। केवल ए, केवल 2 और 3, सी है 1 और 2 और डी है 1, 2 और 3। तो ये हमने देख लिया। अगला प्लेस देख लेते हैं। अगला प्लेस चर्चाओं में है अंगकोर वाट। ये चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? तो देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल था, टूरिस्ट टेम्पल अंगकोर वाट मिमिकिंग टेम्पल रन गेम ऑफ टिकटॉक हिट्स। देखिए, कई जगहों पर चूंकि ये एक इशू भी है टिकटॉक को लेकर, और ये जो न्यूज़ आई कि टिकटॉक हिट्स के लिए पर्यटकों ने टेम्पल रन गेम की नकल करते हुए अंगकोर वाट को रौंद डाला, और इस कारण से एक बार फिर ये चर्चाओं में है और इसी कारण से इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर बात करें तो दुनिया में जो बड़े धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक स्मारक हैं, उनमें एक ये है कौन सा? अंगकोर वाट। दूसरी बात करें तो ये लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो निर्माण है वो खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में उसके पूर्वार्ध में किया था। और अगर बात करें तो अंगकोर वाट लगभग 900 वर्ष पुराना अब हो चुका है। तो इस स्मारक की आप विशेषता समझ सकते हैं। ये जो मंदिर है मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है। किससे संबंधित है? तो ये भगवान गॉड जो विष्णु हैं उनको समर्पित है। और 12वीं शताब्दी के अंत तक ये क्या है कि यह बौद्ध मंदिर बन गया था। तो ये इसके इतिहास के बारे में हमने देख लिया। 1992 में बात करें, ये जो वर्ष है 1992, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? कि जो यूनेस्को है उसने 1992 में इस धरोहर को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया, और इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा अगर इसके बारे में अन्य तथ्यों की बात कर ले कि जो अंगकोर वाट है इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, तो इसका जो संबंध है वो कंबोडिया देश से, ठीक है। ये उत्तर पश्चिमी प्रांत सीएम में ये अवस्थित है। और जो अंगकोर वाट है, ये जो घर है, ये अंगकोर शहर और खमेर साम्राज्य की राजधानी था। यही नहीं, 9वीं और 15वीं शताब्दी के बीच ये काफ़ी विकसित हुआ। अंगकोर स्वयं 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यह विभिन्न मंदिरों का शानदार अवशेष के रूप में इस समय वर्तमान में अवस्थित है, जिनमें कई सारे जैसे अंगकोर वाट, अंगकोर थाम, बियोन मंदिर, ता प्रोहम, ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि छोटे छोटे मंदिर अवस्थित हैं। अब इसका जो लोकेशन हमने देखा, इससे जुड़ा हुआ जो एक नाम आ गया कि ये जो मंदिर है ये किस देश से संबंधित है, तो ये कंबोडिया से है। तो थोड़ा सा कंबोडिया भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कंबोडिया की बात करें कि आखिर कंबोडिया है कहाँ, तो देखिए अगर मैप पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कंबोडिया, ये जो मैप पे आपको ये मैं रेडिश जो स्पॉट दिखा रहा हूँ, यही कंबोडिया है। तो एशिया का ये क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया, खास तौर पे साउथ में आएंगे, और साउथ में क्या है कि ये पूरब में, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित एक एशियाई देश है। इंडो चीन प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में ये अवस्थित है। इसके साथ अगर बात करें तो पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध दोनों में ये अवस्थित है। आप देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में भी है, ठीक है, और ये पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो ये ध्यान देना है, दोनों इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके साथ अगर बात करें तो जो कंबोडिया है, इसकी जो सीमा है वो 3 देशों से लगती है। देखिए ये कंबोडिया का लार्ज मैप है, आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, कंबोडिया से लगती है। तो देखिए थोड़ा सा कंबोडिया के बारे में अगर हम देखें तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो नोम पे है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करें कि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन कौन से देशों से लगती है, तो देखिए पूर्व और दक्षिण पूर्व में आएंगे तो वियतनाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वियतनाम है उसकी सीमा कंबोडिया से लगती है। यही अगर उत्तर में जाएंगे, देखिए अगर उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर थाईलैंड आपको देखने को मिल रहा है। और तीसरा देश आपको देखने को मिलेगा लाओस। उत्तर पूर्व में आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक देश देखने को मिलेगा लाओस। तो इसकी सीमा भी क्या है कि कंबोडिया से लगती है। खास तौर पे अगर हम बात करें तो कंबोडिया जो है दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो इधर क्या है कि आपको थाईलैंड की खाड़ी देखने को मिलेगी, उससे ये पूरा घिरा हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि जो थाईलैंड है उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, उसके आसपास कौन से देश हैं, उनके बारे में हमने देख लिया। अब इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं,
कंबोडिया सीमावर्ती देश नहीं है, कंबोडिया का सीमावर्ती देश नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो जिसकी सीमा कंबोडिया से नहीं लगती। विकल्प दिए गए हैं वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। देखिए ये रिपीट हो गया है, इसमें से आपको थोड़ा सा रिपीटेशन हटा देना बाय मिस्टेक, ये प्रिंटिंग है। चलिए अगला जो प्लेस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला प्लेस है मार्स यांगडी नदी। ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंतर्गत नदी है, ये चर्चाओं में है। बात करें क्यों चर्चाओं में है, तो देखिए 14 पीपुल किल्ड एज इंडियन बस प्लंगेज इनटू नेपाल्स मर्सियांगडी रिवर। नेपाल की जो मर्सियांगडी नदी है, यहाँ पर भारतीय बस गिरने से लगभग 14 लोग मर गए, और ये घटना जब घटित हुई उसके बाद से ये जो नदी है वो फिर से एक बार चर्चाओं में आ गई। अब चर्चा में आने के बाद क्या है कि इस पर प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। अगर इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ये नेपाल में एक पहाड़ी नदी है, एक पर्वतीय नदी है, जिसकी लंबाई लगभग क्या है कि 150 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 150 किलोमीटर है। यह गंडकी जो नदी है उसकी महत्वपूर्ण कह सकते हैं सहायक नदी। ये किसकी सहायक नदी है? यहाँ पर आपको गंडकी नदी आपको देखने को मिलेगी, उसी की ये सहायक नदी है जो भारत में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। अगर इस नदी के उत्पत्ति की बात करें, इसके ओरिजिन की बात करें, तो इसका जो उद्गम है वो अन्नपूर्णा पर्वतमाला की उत्तरी ढलानों से होता है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि इस नदी का जो गंडकी नदी से ये आकर मिलती है, इसका जो उद्गम होता है ये अन्नपूर्णा जो पर्वतमाला है उससे होता है। यहाँ पर जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो इनमें शामिल है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर अन्नपूर्णा है, हिमालय श्रृंखला है, मंसालू है, लार्किया है, ये सारी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके साथ अगर कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो हिमालय के उबड़ खाबड़ भूभागों से होकर बहने वाली जो मार्स यांगडी नदी है ये अपनी तेज और शक्तिशाली जो धाराएं हैं उसके कारण से खास तौर पे ये जानी जाती है। ये नदी गहरी घाटियों को काटती हुई प्रवाहित होती है और फिर झरनों से ये नीचे गिरती है। पर्वतीय नदी है तो ऑब्वियसली है कि पहाड़ी नदी होगी तो ये झरनों से फिर नीचे आएगी। और अगर मार्स यांगडी नदी की सहायक नदियों की बात करें, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, तो उसमें आपको न्यागडी, दोरती, बर्फीली, ट्राउट इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ख़ास तौर पे अगर इस नदी की बात करें तो जो साहसिक गतिविधियां होती है, जो एडवेंचर्स होते हैं, तो उसके जो शौकीन लोग हैं उनके लिए ये नदी खास तौर पे जानी जाती है, क्योंकि इस नदी की जो तेज बहाव है, ऊंचाई से गिरती है, तो वाइट जो वाटर राफ्टिंग है, कयाकिंग है, वैसे जो शौकीन लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी मशहूर है। इसके तट पर कई सारी कह सकते हैं कि जल विद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की गई हैं। तो इस तरह से हमने इस नदी के बारे में देख लिया। इस पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्स यांगडी की सहायक नदी है? न्यायगढ़ी, पुनपुन, हिसार और सखा। चलिए अगला प्लेस देख लेते हैं। अगला प्लेस है यूक्रेन। यूक्रेन खासे चर्चाओं में है। बात कर ले न्यूज़ क्या है, तो वाई मोदी विजिट टू यूक्रेन मार्क्स 3 न्यू रोड्स इंडिया इन यूरोप, डिप्लोमेटिक स्पेस एंड दिल्ली कीव रिवाइवल। ये न्यूज़ थी। और बात करें तो पिछले कुछ समय से क्या है कि जो मोदी की यात्रा हुई थी अलग अलग देशों की, तो उसमें जो यूक्रेन है वो चर्चाओं में था। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की और इसी कारण से क्या है कि एक बार फिर से यूक्रेन चर्चाओं में है। वर्ष 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद, आज़ाद होने के बाद, यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस कारण से भी क्या है कि ये चर्चाओं में बनी हुई है। इसी के साथ अगर शांति के लिए भारत का जो समर्थन है वो प्रधानमंत्री ने यहाँ जाने के बाद दोहराया है, जिसके कारण से ये काफ़ी चर्चाओं में थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने शांति के प्रति भारत के समर्थन को भी दोहराया, कहा कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति का पक्षधर है। यही नहीं, उन्होंने बुद्ध और गांधी से भारत के अहिंसा की परंपरा पर भी प्रकाश डाला। तो इस तरह से क्या है कि भारत और यूक्रेन के बीच में और संबंधों को विकसित करने के लिए और प्रभाव को बढ़ाने के लिए मोदी यहाँ पर गए हुए थे। यही नहीं, यहाँ पर संघर्ष में मारे गए जो बच्चे हैं उनके मृत्यु पर दुख भी प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया। अब इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है यूक्रेन की। चलिए तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में कि आखिर यूक्रेन विश्व में कहाँ पर अवस्थित है। तो थोड़ा सा मैप पे आते हैं। देखिए ये यूरोप का मैप है और यहाँ पर ये जो है
यही यूक्रेन है। ये यूक्रेन का क्षेत्र हम दिखा रहे हैं। और इसमें अगर बात करें अगर यूक्रेन की, तो यूक्रेन आपको यूरोप के पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। तो यूरोप क्या है कि पूर्वी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध से ये संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध से। एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आखिर जो यूक्रेन है उसके आसपास कौन से देश हैं, यानी कौन से देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यूक्रेन से लगती है। तो देखिए ये आपका मैप है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं यूक्रेन से लगती हैं। ठीक है, ये आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। ज्योग्राफिकल आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जो विभिन्न कह सकते हैं कि समसामयिक घटनाएं बन रहे हैं, चर्चाएं हैं, उन संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए अगर बात करें कि इससे सटे हुए जो देश हैं, पहला जो आपको देश यहाँ पर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, सबसे जो बड़ा देश है वो है रूस, रसिया देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा? यहीं पर हंगरी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कौन सा? रोमानिया देखने को मिलेगा। रोमानिया के बाद मालडोवा देखने को मिलेगा। मालडोवा के साथ क्या आपको देखने को मिलेगा? जब मालडोवा, हंगरी और रोमानिया आपने देख लिया, इसके साथ आपको यहीं पर स्लोवाकिया देखने को मिलेगा, बेलारूस देखने को मिलेगा और इसके साथ जो पोलैंड है। ये ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं किससे लगती हैं? यूक्रेन से लगती है। इसके साथ अगर बात करें तो दक्षिण में जो काला सागर है, जो ये पूरा ब्लैक सी है, ये इसके दक्षिण में अवस्थित है। यूक्रेन के साउथ में आएंगे तो आपको काला सागर देखने को मिलेगा। इसके साथ यहीं पर आपको अजोव सी भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए सी आप जो अजोव है, यहाँ पर काला सी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सी ऑफ अजोब देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि यहाँ के दो बड़ी जलीय क्षेत्र हैं जो आपको देखने को मिलेगा। यूक्रेन की जो सीमा है उसके दक्षिण में जो क्रीमिया है वो मूल रूप से क्या है कि एक स्वायत्त गणराज्य है। इसको भी लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलता है। यूक्रेन का सबसे बड़ा अगर बात करें तो ये देश है और पूरी तरह से क्या है कि ये यूरोप में आता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो यूक्रेन है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। बात करें तो देश का लगभग क्या है कि 95%, लगभग 95% जो क्षेत्र है वो प्लेन है। यहाँ सामान्य तौर पे आप देखिए कि खास तौर पे कोई बड़ा पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं लगभग 95% जो एरिया है वो प्लेन है और भूमि औसतन क्या है कि ऊंचाई कम है और यहाँ पर एक पर्वत की अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको कार्पेथियन पर्वत की अवस्थिति देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर यहीं पर आएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा, कार्पेथियन पर्वत। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे देशना है, नीपर है, निस्टर है, डोनेस्ट है, दक्षिणी जो बग है, ये सभी जो नदियां हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि जो नीपर है, यहाँ पर देखिए जो नीपर नदी है, इधर डोनेट्स है, ये यहाँ की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। यहीं पर अगर बात करें तो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे नीपर की बात करें तो लंबाई के हिसाब से क्या है कि यूरोप की ये चौथी सबसे बड़ी नदी है और यहाँ पर रूस से बेलारूस और यूक्रेन होते हुए ये फिर क्या है कि काला सागर में ये इसका निकास होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो यूक्रेन है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने बात कर ली। अब इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देश दिए गए हैं हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, बेलारूस, पोलैंड। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से किसकी सीमा यूक्रेन से लगती है? विकल्प है केवल 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5 और उपरोक्त सभी। चलिए अब अगले प्लेस की चर्चा कर लेते हैं जो चर्चाओं में है, वो है बोत्सवाना। क्यों चर्चा में है? तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड विद 2492 कैरेट डिस्कवर्ड इन बोत्सवाना। बोत्सवाना में लगभग 2492 यानी 2492 कैरेट का, इतने वजन का दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है, डायमंड है, वो मिला। इस कारण से बोत्सवाना फिर से एक बार चर्चा में आ गया। ये नया हीरा लगभग 3000 के आसपास कैरेट के कलिनन हीरे के बाद दूसरा सबसे बड़ा हीरा है और शताब्दी से भी अधिक कह सकते हैं पहले ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इस तरह से अगर बात करें तो जो बोत्सवाना है ये अक्सर हीरा के संदर्भ में चर्चाओं में रहता है, क्योंकि जो बोत्सवाना है ये डायमंड का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, बड़ा उत्पादक देश है और हीरा उद्योग पर बहुत
हद तक क्या है कि ये देश निर्भर है, डायमंड इंडस्ट्री पर ये निर्भर है और इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग क्या है कि 30% इसी इंडस्ट्री से आता है। इसके निर्यात का लगभग 80% कह सकते हैं कि ये हिस्सा है। इस तरह से हमने देख लिया कि ये क्यों चर्चा में है। अब थोड़ा सा बोत्सवाना के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। जो बोत्सवाना है कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो देखिए अगर अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे और उसके भी कहाँ पर आएंगे तो सबसे साउदर्न पार्ट में आएंगे, दक्षिणी भाग में आएंगे। तो यहीं पर क्या है कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा देश है, तो यही आपका बोत्सवाना है जिसकी हम चर्चा करें। तो पहली हो गई कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है और यहीं पर आएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर बात करें तो ये जो देश है यहाँ ये भी पूछ सकता है कि इसके आसपास कौन से देश आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक नाम करके आप देख सकते हैं कि कौन से देश यहाँ पर हैं। देखिए इधर आप देखेंगे, अगर पश्चिम में आएंगे इसके तो आपको नामीबिया देखने को मिलेगा। फिर क्या है कि यहीं पर आपको दूसरा कौन सा देश देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आएंगे तो जाम्बिया आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो अंगोला आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ क्या है दक्षिण अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ देश हैं जो यहाँ पर अवस्थित है। इसके साथ ये जो देश है ये समतल दक्षिणी अफ्रीकी जो पठारी क्षेत्र है उसी में ये अवस्थित है। खास तौर पे अगर यहाँ पर हम बात करें तो कालाहारी रेगिस्तान देश के मध्य और दक्षिणी पश्चिम में फैला हुआ है। तो कालाहारी जो डेजर्ट है उसका भी क्षेत्र इस देश में देखने को मिलेगा। और इसके उत्तर में अगर आएंगे तो ओकावांगो जो डेल्टा है वो आपको देखने को मिलेगा। ओकावांगो जो नदी है उसका डेल्टाई क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारी नमक झीलें यहाँ पर जो साल्टेक जो लेक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी कई सारी नदियों का प्रवाह आपको देखने को मिल सकता है, जिनमें अगर हम कुछ महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो इस मैप में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि 2-3 नदियां हैं। जैसे लिम्पोपो नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो ओकावांगो डेल्टा है इसका जो संबंध है वो ओकावांगो नदी से है। सासे नदी है यहाँ पर, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके साथ अगर हम बात कर ले इस पर एक प्रश्न की कि प्रश्न क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अफ्रीकी देश है जिसका ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि बोत्सवाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दक्षिण अफ्रीकी देश है जिसका क्षेत्रफल 5,81,730 वर्ग किलोमीटर है। बोत्सवाना के सीमावर्ती देश हैं नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका। तीसरा है कालाहारी रेगिस्तान देश के मध्य और दक्षिणी पश्चिम में फैला हुआ है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। ठीक है, विकल्प है केवल एक, केवल दो, सभी कथन सत्य हैं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो ये हमने देख लिया। अब अगला जो प्लेस है वो क्यों चर्चा में है वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये न्यूज़ में है तो थोड़ा सा इस टाइगर रिजर्व के बारे में भी देख लेते हैं क्यों चर्चा में है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व टू प्लांट्स बैम्बो ग्रास टू एड एलिफेंट्स। ये कहा जा रहा है कि हाथियों की खास तौर पे सहायता के लिए, उनके अनुकूल माहौल के लिए क्या है कि यहाँ पर सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर खास तौर पे घास लगाया जाएगा, ये बात कही गई है। और इसके बाद से क्या है कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये चर्चाओं में बना हुआ है। अगर बात करें कि जो ये टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए सिमलीपाल, और ये कौन सा राज्य है, तो ये भारत का उड़ीसा राज्य यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है। किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो मयूरभंज जो जिला है, मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में ये उसके क्षेत्र में स्थित है। लगभग क्या है कि 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक डेटा और महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ष 1973 ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत औपचारिक रूप से भारत के बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया, इस कारण से ये चर्चा में है। इसके बाद फिर क्या है कि वर्ष 1979 है, 1979 है, ये भी महत्वपूर्ण है इसके लिए क्योंकि वर्ष 1979 में वन्य जीव अभयारण्य ये क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। बाद में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1980 में कर दी गई। तो देखिए ये इसका विकास क्रम हो गया। उसके बाद ये एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित हो गया। वर्ष 1994 में 1994 की अगर हम बात करें
तो उस समय क्या है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। और फिर क्या है कि वर्ष 2009 में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हो जाता है। क्यों हो जाता है, अगर हम उसकी बात करें कि वर्ष 2009 में 2009 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। किसके? यूनेस्को। और इस कारण से ये खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो कुछ ऊंची चोटियाँ भी हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको खैरी बुरू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? खैरी बुरू। ठीक है, ये यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा यहाँ पर मेघासिनी भी एक चोटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये दो महत्वपूर्ण ऊंची चोटियाँ हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, कुछ अर्ध सदाबहार क्षेत्र भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खास तौर पे अगर इस वन क्षेत्र में जाएंगे तो बाघ, हाथी, पहाड़ी जो मैना है वो खास तौर पे यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पौधों की कई सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें आर्किड की लगभग 100 प्रजातियाँ देखने को मिलती है। भारत सरकार के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की इसका शासी निकाय है, इसका कह सकते हैं रेगुलेटरी बॉडीज है। कम से कम 12 नदियां सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को पार करते हुए प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण नदियों की तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो बुध बलंगा है, पलपला है, बंदन है, सलांडी है, कहारी है। तो यहाँ की ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब इसी पर एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उड़ीसा मयूरभंज जिले में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है उड़ीसा सरकार के द्वारा वर्ष 1979 में वन्य जीव अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया। तीसरा है यूनेस्को के द्वारा 2009 में इसे राष्ट्रीय उद्यान को अपने बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल कर लिया। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से यानी कितने कथन सत्य हैं। विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी कथन सत्य हैं, और डी है कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला प्लेस देख लेते हैं। अगला जो प्लेस है वो है पोलैंड, क्योंकि पोलैंड अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की यहाँ पर आधिकारिक यात्रा हुई थी और ये एक तरह से ऐतिहासिक यात्रा थी। इसी कारण से क्या है कि ये यात्रा चर्चाओं में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की जो यात्रा है उसके पहले फेज में कहाँ पहुँचे? पोलैंड पहुँच गए थे। ये जो यात्रा है ये वर्ष 1979 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा है। और अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद ये यूक्रेन की ये जो इस बार प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है वो भी पहली यात्रा है। मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आंद्रेज कौन है? आंद्रेज यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उनसे प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात किए, बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा की। ये जो यात्रा है ये भारत और पोलैंड के बीच में राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये आयोजित की गई थी। अगर इस यात्रा के उद्देश्यों की बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उनको पुनर्जीवित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें नए स्तर पर पहुँचाने के लिए ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो प्लेस हमारे लिए चर्चा का विषय हो जाता है वो हो जाता है पोलैंड। तो थोड़ा सा पोलैंड की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो भी हम देख लेते हैं। पोलैंड कहाँ हमें देखने को मिलेगा? ये देखिए, यूरोप में आएंगे तो यहीं पर हमें पोलैंड देखने को मिलेगा। ये पोलैंड है, ये पोलैंड की भौगोलिक अवस्थिति है। इसके साथ अगर हम पोलैंड को देखें तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके पास कई सारे देश देखने को मिलेंगे। तो इसके बड़े मैप को हम थोड़ा सा देखते हैं। ये इसका लार्ज मैप है। ये किसका मैप है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर पोलैंड की बात करें तो जो पोलैंड है इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही क्या है कि यहाँ पर जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण देश हैं उनमें क्या है कि सबसे एक बड़ा देश है रसिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूक्रेन भी क्या है कि यूक्रेन की जो सीमा है वो किससे लगती है? वो
पोलैंड से लगती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया की जो सीमा है वो भी पोलैंड से लगती है। इधर आएंगे तो चेक रिपब्लिक, चेक जो गणराज्य है उसकी सीमा लगती है। यहीं पर क्या है कि जर्मनी की जो सीमा है वो भी आपको देखने को मिलेगी कि वो भी पोलैंड से लगती है। इसके अलावा यहाँ पर बेलारूस और लिथुआनिया जो देश हैं इनकी सीमाएं क्या है, पोलैंड से लगती हैं। यही नहीं, बाल्टिक सागर के तट पर क्या है कि ये पोलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो बाल्टिक सी है इसी के तट पर ये पोलैंड जो देश है ये आपको देखने को मिलेगा। बाल्टिक तराई से पोलैंड की भूमि धीरे धीरे क्या है कि बहुत सारे जो वृक्ष हैं उनसे आच्छादित है। यहाँ पर आएंगे तो उत्तर पूर्व में क्या है कि जो पामेरियन जो झील है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आएंगे तो कई सारी जो नदियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो पोलैंड की जो राजधानी है वो भी आपसे पूछ सकता है। पोलैंड की राजधानी क्या है, तो वारसा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर वारसा इसकी राजधानी है। इसके अलावा अगर यहाँ के करेंसी की बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है, यहाँ जो रुपया चलता है, जैसे अगर भारत की भाषा में बात करें कि यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है तो वो उसका नाम है जलोटी। उसका नाम क्या है, जलोटी नाम है। इसके अलावा आधिकारिक जो भाषा है पोलैंड की वो पोलिश है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कि यहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो मुद्रा कौन सी हो जाएगी, तो वो जालोटी हो जाएगी, करेंसी जालोटी हो जाएगी। और यहाँ पर जो आधिकारिक जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो पोलिश हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो देश का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर आएंगे तो देखिए कई सारे आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो दक्षिणी जो भाग है ये मूल रूप से क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर कई सारे आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, खास तौर पे यहाँ पर सुडेट्स आपको देखने को मिलेगा। टाट्रा जो पर्वत है वो आपको देखने को मिलेगा। कार्पेथियन जो माउंटेन है उसका भी कुछ प्रभाव यहाँ पर, उसके कुछ क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं, जैसे बिस्तुला जो रिवर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा वाटा आपको देखने को मिलेगी, ओदर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आएंगे प्रमुख नदियों के साथ क्या है कि यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो वो बिस्तुला है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि पोलैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो बिस्तुला है। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कितने देशों की सीमाएं पोलैंड से लगती हैं? स्लोवाकिया, जर्मनी, चेक गणराज्य, बेलारूस, लिथुआनिया। विकल्प ए है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चारों। ये हमने देख लिया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिवलुच ज्वालामुखी जो न्यूज में था, तो देखिए बात करें तो सिवलुच वोल्केनो एरप्ट्स आफ्टर 7.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्राइक ऑफ ईस्टर्न रशियन कोस्ट। ये पूर्वी रूस के तट पर 7.0 तीव्रता के भूकंप के आने के बाद जो सिवलुच ज्वालामुखी है ये एक बार फिर से चर्चाओं में है और इसी कारण से ये एक बार फिर से न्यूज में है। तो ये आपसे पूछी भी जा सकती है कि आखिर जो ये ज्वालामुखी है जो चर्चाओं में है ये क्यों चर्चाओं में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सिवलुच ज्वालामुखी रूस के पूर्वी क्षेत्र कमचटका जो प्रायद्वीप है, ये क्या है कि एक प्रायद्वीप है, इसी पर अवस्थित एक तटीय शहर भी है। यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। आप जानते होंगे कि आखिर क्या होता है। ये एक खड़ी ढलान वाला ज्वालामुखी है जो ठोस राख, कठोर लावा और ज्वालामुखी चट्टानों के वैकल्पिक जो परत हैं उनसे निर्मित है। कमचटका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ये सिवलुच ज्वालामुखी है। इसका जो शिखर है वो 3283 मीटर ऊंचा है। सिवलुच जो प्रायद्वीप है इसके सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से ये एक है और यह ज्वालामुखी अगस्त 1999 से लगातार क्या है, इसमें एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो सिवलुच ज्वालामुखी है इसकी जो अवस्थिति है ये रूस के कमचटका प्रायद्वीप में है। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि थोड़ा सा हम देख लें कि आखिर जो इसकी अवस्थिति है वो मैप पर कहाँ है। तो ये देखिए ये रूस का मैप है और रूस के मैप में अगर पूरब के तरफ आएंगे तो यही कमचटका है और यहीं पर आपको सिवलुच देखने को मिलेगा जो तटीय शहर है। अब इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि थोड़ा सा हम रूस के बारे में देख लें। तो जो रूस है वो विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। यहाँ पर बहुत सारी भू आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, यानी भू आकृतियों के दृष्टिकोण से ये काफ़ी कह सकते हैं रिच है और विस्तृत यहाँ पर कई सारे मैदान, नदियों के द्वारा निर्मित मैदान हमें देखने को मिलेंगे। यूराल पर्वत हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जो खास तौर पे क्या है कि इधर यूरोप और इधर एशिया वाला जो क्षेत्र है रूस का उसे विभाजित करता है।
इसके अलावा रूस के मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में बड़े उपजाऊ क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे दलदल देखने को मिल सकते हैं। स्टेपीज जो क्षेत्र है, पेड़ों के बिना वाले जो मैदान हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर खास तौर पे कोनिफेरस यानी शंकुधारी जो वन है वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ऊंचा जो स्थान है, अगर बात करें कि रूस का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो माउंट एल्ब्रूज जो है वो क्या है कि सबसे ऊंचा स्थान है। और यहाँ पर यूरोपीय रूस और एशिया के बीच में प्राकृतिक सीमा भी ये निर्मित करता है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो यूराल पर्वत है वो आर्कटिक महासागर से कजाकिस्तान की उत्तरी सीमा तक फैला एक महत्वपूर्ण पर्वत है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी नदियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे एनसी रिवर है, बोल्गा है, नीपर है, लेना है, ओब है, एनसी है, आमूर है। तो ये यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जैसे देखने को आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बड़े झील भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर झीलों की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा झील बैकाल झील आपको देखने को मिल सकता है, जो दुनिया में अगर बात करें तो सबसे क्या है कि गहरा झील है। और इस कारण से क्या है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि रूस की जो महत्वपूर्ण स्थितियां थी उनके बारे में देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कमचटका प्रायद्वीप है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो रूस के पूर्वी भाग में आएंगे तो यहीं पर ये कमचटका प्रायद्वीप हमें देखने को मिलेगा। रूस के क्या है कि सुदूर ये पूर्वी भाग में अवस्थित है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि ओखोटस सी देखने को मिलेगा। पूरब में इसके आएंगे तो इधर देखिए तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के बेरिंग सी आपको देखने को मिलेगा, जो बेरिंग सागर है वो देखने को मिलेगा। दुनिया के सबसे अधिक जो भूतापीय जो क्षेत्र हैं उनमें से कई सारे क्षेत्र इसके समीप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जो आकार है वो लगभग क्या है कि जो न्यूजीलैंड देश है उसके आकार के आसपास है, उसके क्षेत्रफल के लगभग समान है। यहाँ पर जो कुरिल आइलैंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है श्रृंखला। और प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे से जापान के उत्तरी जो होकाइडो जो द्वीप है उससे थोड़ी ही दूर पर ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो यहाँ पर ये जो द्वीप है कमचटका प्रायद्वीप, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, तो कमचटका प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कमचटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर पूर्वी भाग में पश्चिम में ओखोटक सागर तथा पूर्व में प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर के बीच में अवस्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह दुनिया के सबसे अधिक भूतापीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में से एक है जहां लगभग 30 सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, कुरिल द्वीप श्रृंखला प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे से जापान के उत्तरी होकाइडो द्वीप से थोड़ी ही दूर पर ये अवस्थित है। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब इसमें क्या है कि हम बात कर लेते हैं अगले प्लेस की, वो है गुआम आइलैंड। क्यों चर्चाओं में है, तो INS शिवालिक रीचेज गुआम एंड आइसलैंड टेरिटरी ऑफ द US। ये चर्चाओं में है क्योंकि INS शिवालिक अमेरिकी द्वीपीय क्षेत्र गुआम पहुंचा है। इस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की दक्षिणी चीन सागर जो है वहां पर प्रशांत महासागर में इसकी परिचालन तैनाती का ये हिस्सा है। INS जो शिवालिक है ये भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहला स्टेल्थ बहुभूमिका फ्रिगेट है। इसका जो निर्माण है वो मुंबई स्थित मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो गुआम आइलैंड है। गुआम आइलैंड की जो भौगोलिक अवस्थिति है उसको अगर हम देखें तो ये गुआम आइलैंड है, ये इसकी अवस्थिति है। और इसी का क्या है कि ये लार्ज मैप है। तो अगर हम गुआम आइलैंड की थोड़ा सा बात कर ले तो पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में क्या है कि ये आइलैंड हमें देखने को मिलेगा। मारियाना द्वीप समूह का ये सबसे बड़ा आइलैंड है और सबसे दक्षिणी द्वीप भी है। इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण है। 1898 तक यह एक स्पेनिश उपनिवेश था। फिर क्या है कि स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद क्या है कि एक तरह से ये अमेरिकी क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ उत्तरी जो व्यापारिक पौने होती हैं उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उत्तरी भूमध्य सागरीय जो महासागरीय जलधारा है उससे ये प्रभावित पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर खास तौर पे एक मूल जो गुआमनी लोग हैं, जो यहाँ पर गुआमनी लोग हैं, यहाँ की स्थानीय कह सकते हैं जनजाति है, ट्राइब्स है, वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चमोरोस
इन्हें खास तौर पे नाम दिया जाता है, इसी नाम से इन्हें जाना जाता है। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, गुआम द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संगठित असंबद्ध क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं और प्रशांत महासागर के पार पश्चिम की ओर बहने वाली उत्तरी भूमध्य सागरीय महासागरीय धारा से प्रभावित है। पूछा जा रहा है कि ऊपर कितने कथन सत्य हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला एक प्लेस है, उसके बारे में देख लेते हैं। सेंट मार्टिन द्वीप, अक्सर ये खासे चर्चाओं में इस समय था। हाल की घटनाओं की बात करें, उसी संदर्भ में ये चर्चा में था, न्यूज़ थी। व्हाट इज बांग्लादेश सेंट मार्टिन आइलैंड अंडर स्पॉटलाइट आफ्टर शेख हसीना रेजिग्नेशन। ये कहा कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सुर्खियों में आया था बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी के अगर बात कर ले तो ये जो द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर ही क्या है कि ये अवस्थित है। यहाँ पर ये अवस्थित है। ये बांग्लादेश के काक्स बाजार टेकनाफ प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे से 9 किलोमीटर दूरी पर ये अवस्थित है। थोड़ा सा और बड़े मैप पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये सेंट मार्टिन द्वीप आपको देखने को मिलेगा। ये मूल रूप से क्या है कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित है और बांग्लादेश म्यांमार की सीमा पर ही क्या है ये अवस्थित है। यह बांग्लादेश के काक्स बाजार टेकनाफ प्रायद्वीप के थोड़ी ही दूरी पर अवस्थित है। अगर बात करें तो एक तरह से इसका जो प्लेन है, भौगोलिक जो स्थिति है वो समतल है और समुद्र तल से क्या है कि लगभग क्या है इसकी जो ऊंचाई है वो 3.6 मीटर है। यही नहीं, बांग्लादेश का ये एकमात्र क्या है कोरल आइलैंड है। ये क्या है प्रवाल द्वीप है। ये भी ध्यान रखना है। ये आपसे पूछ सकता है कि बांग्लादेश का एकमात्र जो कोरल आइलैंड है वो कौन सा है। और इसकी एक विशेषता है, यहाँ पर जो समुद्री कछुए होते हैं वो प्रजनन के लिए आते हैं। इस दृष्टिकोण से क्या है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और प्लेस है इसको हम देख लेते हैं, वो है चंडका वन्यजीव अभयारण्य। ये क्यों चर्चा में है तो देखिए, सांबर बार्किंग डियर टू बी रिलीज्ड इन चंडका ऑन फर्स्ट डे, ये न्यूज आई है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि ये चर्चाओं में क्यों है। तो इसकी जो चर्चा के बाद क्या है कि इसके बारे में ही हम देख लेते हैं। ये जो चंडका यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, इसकी जो अवस्थिति है वो देश के पूर्वी भाग में जो उड़ीसा राज्य है, ये क्या है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य में ये आपको देखने को मिलेगा। और उसके क्या है कि सबसे किनारे आप आएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा चंडका। यहाँ पर वाइल्ड जो लाइफ सेंचुरी है ये आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी सीमा का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे संकटग्रस्त जो जंगली जानवर हैं उनका ये आवासीय क्षेत्र है। 1982 में इसे अभयारण्य का, कब 1982 में क्या है कि इसे अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। यहाँ बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, हाथी, चीतल, भौंकने वाले हिरण है, सुअर है, रिसस बंदर है, भालू है, भारतीय जो भेड़िया है, ऐसे कई सारे जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यही नहीं, इस क्षेत्र में जाएंगे तो अर्ध सदाबहार वन के काफ़ी क्षेत्र आपको देखने को मिल सकते हैं। और यही नहीं, इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर जो जलवायु है वो खास तौर पे उष्णकटिबंधीय है, जिसमें 3 अलग अलग मौसम भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है। तो इस तरह से क्या है कि कई सारे जो जलवायु है उनके प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि चंडका वन्यजीव अभयारण्य क्या है। और लगभग अगस्त के 2nd और 3rd वीक में जो भी महत्वपूर्ण जो न्यूज़ थी उनमें जो प्लेसेस चर्चाओं में थे उन पर हमने प्रकाश डाला। तो इस तरह से आज के एपिसोड में ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थे जिन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में नए प्लेसेस के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।